एक्स एमपी सीपीआईएम पार्टी वृंदा करात ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी और आरएसएस निर्दोष लोगों की हत्या करके अपनी कुर्सी के लिए अपनी राजनीतिक पापड़ बेल रही है। मिनॉरिटीज को एक स्टेट से ले जाकर दूसरे स्टेट में उनका कत्ल किया जा रहा है, जिसके लिए कातिलों को लाइसेंस सरकार और पुलिस दे रही है। आइए जानते हैं मजीद तफसीलात हाईटेक टीवी की जानिब से उन्होंने क्या कहा। देखिए, जुनैद और नासिर जो अपनी मेहनत के आधार पर परिवार को देख रहे थे, ये बजरंग दल और संघ परिवार के लोगों ने उनकी निर्मम हत्या की। और ये हत्या इसलिए हो पाए क्योंकि पूरे तौर पर हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस उनके साथ दे रही है। ये सोचा नहीं जा सकता है कि आज हमारे देश में ये हालत बन गई है कि लोगों का एक प्रदेश से अपहरण करके दूसरे प्रदेश में ले जाकर उनकी हत्या की जाती है क्योंकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं और इनको लाइसेंस सरकार दे रही है, पुलिस दे रही है। तो इससे ज़्यादा क्या साबित हो सकता है कि बीजेपी आरएसएस इस देश की जनता के लिए नहीं, वो अपनी कुर्सी के लिए निर्दोष लोगों की इस प्रकार की हत्या करवा के अपने राजनीतिक पापड़ बेल रहे हैं। सीपीएम पार्टी क्या करेगी? हम ही लोग थे जो हम पहले गए, अभी हमारे किसान सभा के साथी भी गए। और मदद की तो एक बात है, दूसरी बात है न्याय के लिए संघर्ष में हम उनके साथ हैं। मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के साउथ हैदराबाद सिटी के तमाम नेतागण, मंच पर उपस्थित हमारी एकवा की नेता आशा लता जी, मंच पर उपस्थित हमारे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जो मंच पर उपस्थित हैं, और इस सभा में उपस्थित मेरी बहुत ही प्रिय बहनों, भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम, प्रणाम और नमस्कार। मैं हमारी पार्टी की साउथ हैदराबाद कमेटी की प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आपके बीच बुलाया और आपसे मिलने का मुझे मौका दिया। मैं जानती हूँ कि जो यहाँ आप लोग उपस्थित हुए हैं, आपने स्वयं अपने कीमती समय से ये समय निकाल कर आए हैं। विशेषकर जो हमारी बहनें हैं जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आपको अपनी तरफ से विशेष सलाम देती हूँ। और उसकी कारण भी यही है, पता चला यहाँ आशा वर्कर हैं, यहाँ डोमेस्टिक वर्कर हैं, यहाँ और भी किसी न किसी तरह काम करके अपने परिवार को चलाने के लिए हमारे यहाँ बहनें उपस्थित हुए हैं। मैं जानती हूँ कि हमारे समाज में एक औरत के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, बाहर के काम, घर का काम, उस काम में अपनी बात हम कभी सोचते नहीं है। ये है औरत की शक्ति। और आप लोग यहाँ समय निकाल के आए हैं, मैं फिर आप सबको सलाम करती हूँ। मैं बहुत इज्जत के साथ आपको सलाम करती हूँ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का जो विषय है जिस पर हम लोग बहस करेंगे, संविधान के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर। और आज जो
इस संविधान पर जो चुनौतियां हैं उस पर आज बहस का विषय है। सवाल ये उठता है कि 75 साल आजादी के बाद आज क्यों आवश्यकता हुई, आज क्यों जरूरत पड़ी कि हम संविधान बचाओ की नारा देने पे मजबूर है। क्यों? एक 75 साल आजादी के बाद ब्रिटिश का जुल्म तो खत्म हुआ। 75 साल आजादी के बाद हमारे देश के नौजवानों ने, महिलाओं ने, मजदूर किसानों ने पूरी मेहनत करके हमारे देश को बढ़ाया। तो ये कौन सी आफत आ गई? ये कहां से समस्या पैदा हुआ कि आज हमें संविधान को बचाने के लिए आज खड़ा होना पड़ा। हकीकत ये है मेरे प्रिय साथियों कि हिंदुस्तान की आज एक ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें देश के बाहर की जो दुश्मन है, जो शक्तियां हैं, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो तो है। लेकिन आज जो हमारी देशवासी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और ये हमारे देश की त्रासदी है कि देश की संविधान पर हमला करने वाले देश की बाहर की शक्ति नहीं, इस देश की अंदर की शक्ति है। और सिर्फ शक्ति नहीं, ये देश की जो केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार और केंद्र में जो शासक दल है, वो भी आज हमारे देश की संविधान पर सबसे जबरदस्त हमला कर रहा है। और इसलिए ये 2023 75 साल आजादी के बाद मैं समझती हूँ जितनी भी चुनौतियां हमने पिछले 75 साल का पहचान कर उसका मुकाबला करके देश को आगे बढ़ाने का काम जो हुआ है, कभी भी हमारे देश में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि खुद ही हमारे देश की जो हुकूमत चलाने वाले हैं वो ही हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे देश की संविधान पर हमला कर रहे हैं। तो जब हम आज की विषय पर बहस करेंगे, पहले इस सवाल का जवाब कि क्यों आज संविधान बचाओ की बात आ रही है, उसका जवाब ये है, संविधान बचाओ की बात आज इसलिए आ रही है क्योंकि हिंदुस्तान में जो केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार बैठी हुई है, वो ही हमारे संविधान को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। और हिंदुस्तान की जनता एक तरफ, हिंदुस्तान की संविधान एक तरफ, और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो अपने इतिहास में कभी भी संविधान को स्वीकार नहीं किया। ये लोग
जो आज हमला करने संविधान पर, उनकी इतिहास हम लोग सब जानते हैं। 1925 में जब आरएसएस का जन्म हुआ, उस समय से आज तक आरएसएस और उनके नेतृत्व में जितने भी संगठन खड़े हैं, जिसको संघ परिवार के नाम पर पहचाना जाता है, कभी भी उन्होंने संविधान को स्वीकार नहीं किया। 1950 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारे देश की लोकसभा की कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, जिन्होंने संविधान को तैयार किया, जब वो पेश हुआ इस देश के सामने, उस समय आरएसएस के नेताओं ने अपने मुख्य अखबार ऑर्गेनाइजर के द्वारा ये बयान दिया कि ये संविधान हमारे देश की संविधान नहीं हो सकता है। हमारे देश की संविधान की आधार मनुस्मृति होना चाहिए। मनुस्मृति, मनुवाद, देश की तथाकथित धार्मिक राष्ट्र के नाम पर उस समय से आज तक उनका प्रयास हुआ। मेरे प्रिय साथियों, हमारे देश की संविधान का जो आधार है वो क्या है? देश की संविधान का जो केंद्र है वो क्या है? हमारे संविधान की धारा 14 और 15 में बुनियादी बात है कि इस देश की हर नागरिक को कानून की नजर में, अधिकार की नजर में सब बराबर की नजर का अधिकार रखते हैं। जाति प्रथा जो मनुस्मृति का आधार है, दलितों के खिलाफ, जाति प्रथा के शोषण के खिलाफ ये संविधान ने कहा, हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में किसी को भी जाति के नाम पर भेदभाव का शिकार नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह 14 और 15 धारा के मुताबिक किसी का भी कोई धर्म हो, धर्म में विश्वास करने का अधिकार जो हमारे पाकिस्तान है या अभी बांग्लादेश में हो गया है, उन देशों में धर्म के आधार पर, शरिया के आधार पर देश का संविधान का गठन है। इसको हम कहते हैं किसी धर्म आधारित राष्ट्र। हिंदुस्तान, भारत का ये अंतर है। हमारे देश में हर व्यक्ति का धर्म में विश्वास करे या न करे पूरा अधिकार है, लेकिन देश की संवैधानिक अधिकार बराबरी के आधार पर है, किसी धर्म के आधार पर नहीं। ये बहुत अंतर है। लेकिन आज उसी बराबरी के अधिकार पर
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमारे देश की बराबर की नागरिकता अधिकार, जो देश का संविधान का केंद्र है, उस धर्म के साथ जोड़ा है। सीए क्या था? ये सीएए आप लोग जानते हैं, हैदराबाद में सीए के खिलाफ जैसे दिल्ली में शाहीन बाग था, वैसे हैदराबाद में भी हमारे बहने, हमारे भाई एक साथ मिलकर इस सीए के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन करते थे। क्यों? क्योंकि वो सीए पहला कदम था जो देश की संविधान का बराबर का अधिकार पर हमला करके मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की बराबर की नागरिकता पर हमला करते हुए एक नया कानून का संशोधन वो लेकर आए। हमने उसका विरोध किया। कोविड के कारण और संघर्ष के कारण अभी वो पीछे हटे हैं, लेकिन मेरे प्रिय साथियों, 2024 में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी, एक बार फिर वो सीए का कानून जबरदस्ती लागू करने का प्रयास करेंगे। हमें उसके बारे में सचेत रहकर समझना पड़ेगा कि हमें करने की क्या जरूरत है। हमारे देश की संविधान की जो बुनियादी ढांचा है, उसमें 4 मुख्य खंभे हैं। पहला ये धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जो हम समझते हैं कि धर्म अपना निजी अधिकार है, जो आज भगवान के नाम या धर्म के नाम पर दलाली कर रहे हैं, कि दलालों को खड़ा कर रहे हैं। भगवान और इंसान के बीच रिश्ते बनाने की दलालों की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान ने मुझे अधिकार दिया। लेकिन याद रखो, बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे देश में हैं जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफत करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन खुद अपनी राजनीति में वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं हम मंदिर में जाकर फोटोग्राफ लेकर छपवा देंगे, नहीं बचाओ। हम धर्मनिरपेक्षता को विभाजित नहीं कर सकते। अगर बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, उनका क्या नारा है? उनका नारा है हिंदुत्व राष्ट्र। मेरे प्रिय साथियों, आप समझ लो मैं क्या कह रही हूँ। हिंदू राष्ट्र का नाम मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। क्यों? उनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इन लोगों का हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये हिंदुत्व के नाम पर एक मनोवादी विचार के आधार पर हमारे देश के ऊपर जितने भी प्रगतिशील विचार के आधार पर हमारा देश आगे बढ़ा है, वो पीछे धकेलना चाहते हैं और धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके वो राज और सत्ता कायम करने के प्रयास कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म या साधारण लोग जो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो उसको नहीं देखते हैं। वो हिंदू धर्म के नाम को लेकर
मनोवाद को थोपने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं उनका एजेंडा हिंदुत्व राष्ट्र, हम लोग आज इस मंच से कहते हैं संविधान बचाओ, हिंदुत्व राष्ट्र की विचार थोपने वालों का खिलाफ करो, तभी हमारा ये देश बचे। दूसरी बात, दूसरा खंबा धर्मनिरपेक्षता के साथ जनवाद है। आज जनवाद वही है आदर्श। हमारे औरतों ने संघर्ष करके दहेज के खिलाफ, यौन अत्याचार के खिलाफ कानून बनाए, लेकिन आज ये लोग जो धर्म को इस्तेमाल करते हैं, क्या एक बार भी आपने कभी सुना कि वो दहेज के खिलाफ एक भी शब्द बोले? सुना आपने? 6,800 औरतें जो अधिकतर हिंदू औरतें हैं, उनको जिंदा जलाया गया या दहेज के कारण उनकी मौत हुई। जो हिंदुत्व राष्ट्र का नारा देने वाले हैं, कभी भी आपने एक शब्द उनसे सुना कि ये जो औरतों के ऊपर दहेज के नाम पर, परंपरा के नाम पर, मनोवादी सोच के आधार पर जो हमले हो रहे हैं, ये गलत है, इसको बंद करो, कभी सुना? जनवादी अधिकार का मतलब हम नागरिक के हिसाब से हमारे अधिकार, हिंदुस्तान की नागरिक के हिसाब से हमारी बोलने की आजादी, हमारे जीने की आजादी, हमारी लिखने की आजादी, ये हमारे संविधान ने मुझे ये आजादी दी। लेकिन अगर उस संविधान का आधार बदल के अगर धर्म के नाम पर लाओगे, तो ये जनवादी अधिकार सब समाप्त हो जाए। तो धर्मनिरपेक्षता और जनवाद, ये दोनों अलग अलग ट्रेन की रेलवे कंपार्टमेंट नहीं है, ये दोनों साथ संबंध रखते हैं। अगर सेकुलरिज्म पर हमला है, जनवाद बचेगा नहीं, तानाशाही का गठन होगा। और अगर जनवाद पर हमला होता है तो धर्मनिरपेक्षता बचेगी नहीं। ये दोनों जुड़े खंभे हैं हमारे देश की संविधान पर। एक पर हमला होता है तो पूरा संविधान का ढांचा कमजोर होता है। आज हमें ये समझने की जरूरत है। मेरे प्रिय साथियों, किसी भी देश में जो अपने को जनवादी कहते हैं, जो अल्पसंख्यक के रूप में जीते हैं, उनका अधिकार का रक्षा उस देश की जनवाद का एक मापदंड के रूप में देखा जाता है। आज हमारे देश में मैं कहती हूं, जो संविधान बचाओ की बात करते हैं, जो कहते हैं नफरत की राजनीति को छोड़ो, हम भी वो कहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, नफरत की राजनीति को छोड़ने का मतलब क्या है?
उसका मतलब ये है कि हम खड़े होकर कहें, अगर एक भी मुसलमान के ऊपर, अगर एक भी माइनॉरिटी के ऊपर, अगर एक भी ईसाई धर्म में विश्वास करने वाले के ऊपर अगर हमला है, वो हमला मुसलमान के ऊपर नहीं है, ईसाई के ऊपर नहीं है, ये हमला देश की संविधान के ऊपर है, हमारे पूरे देश की। हम ये कहते हैं, गोल गोल बातें मत करो, नफरत के खिलाफ खड़े हो, एकता के पक्ष में खड़े हो, तो ये भी कहना अनिवार्य है कि देश की संविधान का बचाव का मतलब देश की जनवादी अधिकारों के पक्ष में हम खड़े हैं। देश की अल्पसंख्यक वोटों में दोष है, जिनकी छवि को रोज झूठ का पहाड़ खड़ा करके प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूं, पिछले हफ्ते मैं राजस्थान में थी। हमारी पार्टी के राज्य कमेटी की बैठक में अचानक मुझे पता चला, हमारे साथियों ने हमें बताया कि राजस्थान की गांव भटमेका में एक 35 साल की उम्र का शख्स, जिसका नाम जुनैद है, और उसका जो छोटा भाई, चचेरा भाई नासिर है, 26 से 28 साल की, उनको जिंदा जलाया गया हरियाणा के एक गांव में। हम लोग वहां शाम को पहुंचे। एक दूर गांव में, पहाड़ों के बीच एक गांव, बेहद गरीबी। उस गांव में पहुंचकर मैं शाहिदा, जो जुनैद की बीवी और नासिर की बीवी परमीना से हम मिले, और वहां गांव वालों ने हमें कैसी कहानी बताई जो हकीकत उनके साथ जो घटी। मेरे प्रिय साथियों, दुख और शर्म और गुस्से से हमारा सिर झुक जाता। उस इलाके में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे कानून बनाया जिससे गौ रक्षक के नाम पर पूरा लाइसेंस दिया गया बजरंग दल के लोगों को, उनके दलों को, कि गौ रक्षा के नाम पर तुम्हें लाइसेंस है, तुम जो मर्जी कर सकते। हकीकत है उन्होंने जुनैद और नासिर जो अपने पारिवारिक काम के लिए जा रहे थे, जुनैद की बड़ा भाई, उनकी मानसिक एक कठिनाई है, बीमारी है, जिसके कारण जुनैद के ऊपर जिम्मेदारी है कि उनके 7 बच्चों को जुनैद ही देख रहा है। अपने 6 बच्चे और भाई के 7 बच्चे, 13 बच्चे, और बड़ी लड़की जो भाई की थी, उसकी रिश्ता के लिए वो कहीं जा रहे थे मिलने के लिए। घर से निकले अपने गाड़ी में, और उसके बाद कुछ पता नहीं। उनके भाई ने हमें बताया 2:30 बजे रात को जुनैद का फोन आता है
देखो मुझे लग रहा है कि हमें घेरने के लिए लोग आ गए। उस भाई का नाम है जियाउल हक। उसने सब जगह खबर की। उसके बाद जुनैद का फोन बंद हो गया, नासिर का फोन बंद हो गया। मेरे प्रिय साथियों, ये गोरक्षक के नाम पर ये बजरंग दल के लोगों ने पुलिस के साथ मिली भगत करके उन दोनों को ऐसे बेदर्दी से मारा। थाने में लेकर गए। थाने वालों ने कहा कि यहाँ मत लेकर आओ, इनका हालात इतना खराब हो गया है, हम क्या जवाब देंगे, तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो, तुम दफा दफा हो जाओ। बाद में पुलिस के साथ मिली भगत इन्होंने इन दोनों को एक दूसरी जगह जबरदस्ती अपहरण करके ले जाकर उनको जिंदा जला दिया। ये है हिंदुत्व का राजनीति, किसी धर्म के साथ नहीं। हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के लिए इनको विभाजन की राजनीति की जरूरत है। लोगों के अंदर विभाजन करने की जरूरत है। और इसी तरह देश भर में 12 प्रदेशों में इस प्रकार के कानून बन गए हैं और उस कानून के नाम पर बेरहमी के साथ लोगों को टारगेट करके उनको मारा जा रहा है। झारखंड में आदिवासी और दलित को भी मारा जा रहा है। आज मेरे प्रिय साथियों, केवल 253 लोगों को सजा है। बोलना पड़ता तुम्हारे भी रहते ना तो लेकिन वो कानून है जिस पर जमानत की गई है। तो ये कानून, ये काले कानून लोगों की आवाज को दबाने के लिए आज इस्तेमाल किया जाए। ये हर संस्था पर हमला कर रहे हैं, जुडिशरी पर जजेस को धमकी दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर धमकी दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में वो लोगों को वाइस चांसलर बना रहे हैं, वो नहीं जो विद्वान है, वो जो आरएसएस की बात मानकर चले। लेकिन मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की जनता इस अन्याय को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। हमारी पार्टी सीपीएम देश भर में मजदूर किसानों, नौजवान महिला और छात्रों को इकट्ठा करके इस जुल्म के खिलाफ, कि आज हमारे देश की असमानता इतना बढ़ गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अडानी जिसका 1216 करोड़ रुपया एक दिन में और एक आशा वर्कर इसकी 200 रुपया। हमारे देश की 1% जो सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास मोदी सरकार की नीतियों की सौजन्य से हमारे देश की 40% धन उनके पास, 1% के पास 40% देश और 3% जनता, 3% धन, 50% जनता। क्या ये पूंजीवाद का असमानता, ये वर्गीय शोषण का एक खुला मैदान, ये देश की शासक वर्ग ने मोदी जी का समर्थन देकर हमारे देश में सांप्रदायिक
पूंजीपतियों का कम्युनल कॉर्पोरेट राज का गठन चला रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। मजदूर का पसीना, मजदूर का खून, हिंदू हो या मुसलमान, उसका लूट हो रहा है, किसानों का लूट हो रहा है। उसके खिलाफ मेरे प्रिय साथियों, हम एक साथ एक मंच पर आकर इस मोदी सरकार की बुलडोजर को रोकने वाली शक्ति हमारे देश की मेहनत करने वाली जनता के पास है। और आने वाले दिनों में ये देश की संविधान की जो ये 4 हिस्से हैं, जनवाद, धर्मनिरपेक्षता, संज्ञा, प्रदेशों के अधिकार और सामाजिक न्याय, ये 4 आधार पर, हमारे संपूर्ण संघर्ष के आधार पर हम बुलडोजर को रोकेंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे, संविधान के अधिकारों का रक्षा करके रहेंगे और हिंदुस्तान की जनता की जीत होगी। यही शब्दों के साथ मैं आप सबको सलाम करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।